सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस फर्स्ट के अंदर और हमारे फेसबुक पेज मालवीय किड्स हेवन पब्लिक स्कूल रामनगर बाड़मेर में। इससे पहले इस वीडियो से पहले हम 3 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने पहला यूनिट पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा। पहला यूनिट जो कृषि प्रबंधन से था उसके मैंने 2 लेक्चर डाले, उसको आप अच्छे से देख लें। उसके बाद मैंने सेकंड यूनिट जो धातु अधातु का था उसका मैंने 1 लेक्चर डाला, उसको आप अच्छे से देख लें। उसके बाद मैंने तीसरे यूनिट का जो संश्लेषित रेशे आर्टिफिशियल फाइबर्स थे उसका मैंने 1 लेक्चर डाला, उसको आप अच्छे से देख लें। और अभी यहाँ पे मैं चौथा यूनिट डाल रहा हूँ जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस। इसका मैं 1 लेक्चर डालूंगा जिसको आप अच्छे से देख लें। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट रूप से देखते हो तो आप इस यूनिट को अच्छे से जो है वो पूर्ण कर पाओगे। इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, एग्जाम के दृष्टि से उसको कैसे तैयार करना है और सबसे बड़ी बात हमें याद कैसे करना है, तो वो सारी चीजें इस यूनिट के अंदर डिस्कस होगी। अगर आप मेरे साथ पूरी वीडियो के अंदर बने रहते हैं तो अच्छे से आपको ये जो यूनिट है इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट रहते हैं वो अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पूरी वीडियो में साथ बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी यहाँ से वीडियोस अपलोड की जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो चलिएगा हम इस यूनिट को आरंभ करते हैं और इस यूनिट के अंदर हमारे कुछ मुख्य बिंदु रहेंगे जिसको यहाँ से देख लीजिए। यहाँ पर इस यूनिट के अंदर 3 टॉपिक हैं और इन 3 टॉपिक को हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणधर्म, तीसरा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं। ये अभिक्रिया है, इसको केवल परिभाषित करना है और रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जितनी भी होती हैं उन सभी को अच्छे से विस्तार से समझेंगे। तो 2 अलग अलग टॉपिक है, कुल 3 टॉपिक है, इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया। पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मेरे पास एक सेब है, एक सेब या सेब है, इसको मैंने काटा और जब सेब को काटा तो इसका रंग हो गया भूरा। ये क्या है? ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर किसी पदार्थ के अंदर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। सेब के अंदर हम जानते हैं क्या होता है, सेब के अंदर आयरन होता है, सेब के अंदर आयरन होता है और जब सेब को काटा जाता है तो जो काटेंगे तब वायु के संपर्क में आएगा और जब सेब वायु के संपर्क में आएगा तो ये आयरन के साथ वायु क्रिया करेगी और जब ये आयरन, सेब का आयरन वायु के साथ क्रिया करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा और यह आयरन ऑक्साइड जो है भूरे रंग का हो जाएगा। तो सेब का भूरा होना एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। और उदाहरण समझिए कि आपने रात को मेहंदी लगाई, उस समय मेहंदी का जो रंग था वो हरा था, लेकिन ये हरा रंग सुबह जब हमने हाथ धोए तो लाल हो गया। हरा रंग किसमें तब्दील हो गया? लाल में हो गया। ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। और समझिए आपके पास कागज पड़ा हुआ है और इस कागज को आपने जला दिया। जब कागज को जलाते हैं तो यहां से बनेगा नई राख। क्या बनेगी? नया पदार्थ बनेगा और ये नया पदार्थ होगा राख। तो जब कागज को जलाया जाता है तो नया पदार्थ राख बनती है। मेहंदी लगाते हैं, हरी से लाल हो जाती है। सेब का रंग भूरा होना, मेहंदी का रचना और कागज को जलाना, ये सभी के सभी कैसे हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इसके अलावा बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, लेकिन उसको हम क्रम से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये 3 उदाहरण आप याद रख सकते हैं और इस आधार पे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है याद रख सकते हैं। अब हम चलते हैं इस रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा के अंदर।
किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन तथा रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन हो तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आशा करता हूं आपको यह समझ में आ चुका होगा कि किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन, जिस पे मैं कॉलम बना रहा हूं उस पर फोकस करिएगा, कि किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन तथा रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया, या फिर इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इसको हम एक उदाहरण के साथ समझेंगे। जैसे कि हमारे पास एक कार्बन है, या हम कहेंगे हमारे पास एक कोयला है, और जब कोयले को जलाया जाता है तो राख बनती है। समझना, हमारे पास एक कोयला है यानी कि कार्बन है, और कार्बन को हमने जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर तो राख बन गई, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। कार्बन और ऑक्सीजन ने क्रिया करी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी। पहले कार्बन अकेला था, ऑक्सीजन अलग थी, अब जुड़ गई, CO2 बन गया। यानी कि अब कार्बन का जो पहले रासायनिक संगठन था, अब रासायनिक संगठन परिवर्तित हो चुका है। पहले जो C अकेला था, अब उसके साथ में ऑक्सीजन भी जुड़ चुकी है, अब CO2 बन गया है। यह तो हो गया इसका रासायनिक संगठन में परिवर्तन। रासायनिक गुणधर्म, पहले जो ये कोयला था अब राख बन गई, तो इसके गुणधर्मों में भी क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। कोयले के गुणधर्म कोई और थे, और रासायनिक गुणधर्मों में अगर बात करें तो राख के गुणधर्म कोई अलग होंगे। यानी कि कोयले के गुणधर्म अलग होंगे, राख के गुणधर्म अलग होंगे। सीधी सी बात है, रासायनिक गुणधर्मों में भी परिवर्तन हुआ। तो सबसे बड़ी चीज आप याद रखोगे रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर, कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के रासायनिक संगठन तथा उसके रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह तो हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया वाला पहला टॉपिक। अब सेकंड हम डिस्कस करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणधर्म। अभी हम दूसरे वाला टॉपिक लेते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणधर्म। रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणधर्मों की बात की जाती है तो ये 4 प्रकार से हम ले सकते हैं। पहला लेते हैं, सबसे पहला रासायनिक गुणधर्म होगा गैस उत्पन्न होना, गैस का उत्पन्न होना। ये पहला रासायनिक गुणधर्म है, रासायनिक अभिक्रियाओं का पहला गुणधर्म है कि गैस उत्पन्न होगी, कि हमारे पास ये किसी प्रकार की कोई परख नली है। देखें यहाँ पर हमारे पास किसी प्रकार की कोई परख नली है, और इस परख नली के अंदर हमने यहाँ पर कुछ जिंक के टुकड़े डाले हैं। इस परख नली के अंदर हमने क्या डाले हैं? कुछ जिंक के टुकड़े डाले हैं, और ऊपर से हमने डाल दिया H2SO4। H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी कि अब इसको हमने सल्फ्यूरिक अम्ल से इतना भर दिया, यानी कि इसके अंदर हमने सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, और जब हमने जिंक के टुकड़ों पर सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, ये जिंक के टुकड़े हैं, ध्यान रखें ये जिंक के टुकड़े हैं, ऊपर से हमने सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, तो जिंक ने और सल्फ्यूरिक अम्ल ने आपस में रिएक्शन करी, यानी कि ये बना जिंक प्लस H2SO4 इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस H2। यानी कि जिंक के टुकड़े पर जब हमने सल्फ्यूरिक अम्ल डाला तो जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो इस प्रकार से हम यूं कहेंगे
कि यहाँ पर कौन सी गैस बाहर आएगी, हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी। तो यही तो हम कह रहे हैं कि गैस का उत्पन्न होना रासायनिक अभिक्रियाओं का पहला गुणधर्म है, जिसको आपने यहाँ से समझा कि जिंक के ऊपर जब सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है पहले केस के अंदर। दूसरी चीज़ समझिएगा, रंग में परिवर्तन होना। रंग में परिवर्तन होना आपने यहां से समझ लिया, गैस का उत्पन्न होना, यहां पे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है, ये हो गया पहला बिंदु सॉल्व। अब दूसरे बिंदु को सॉल्व करते हैं कि रंग में परिवर्तन कैसे। देखो इधर, ये हमारे पास सेब है, सेब को हमने काटा तो उसका रंग भूरा हो गया, यानी कि सेब के अंदर आयरन था, इस आयरन ने क्रिया करी ऑक्सीजन के साथ में तो बन गया फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, तो बन गया आयरन ऑक्साइड। इस कारण हम कहेंगे कि जो सेब का पहले कलर कोई और था अब उसका कलर भूरा हो गया, यानी कि सेब के जो रंग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। सेब का रंग कैसा हो गया, भूरा हो गया, उसके रंग में परिवर्तन हो गया। इसलिए हम कहेंगे कि रंग में परिवर्तन होना ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का गुणधर्म है। थर्ड डिस्कस करते हैं हम तीसरा बिंदु, ऊष्मा में परिवर्तन। तीसरे बिंदु में हम डिस्कस करेंगे ऊष्मा में परिवर्तन। ऊष्मा का मतलब होता है तापमान, ऊष्मा का मतलब होता है तापमान, तापमान में परिवर्तन होना। अब ये हम दो केसेस के अंदर पढ़ सकते हैं, या तो तापमान बढ़ सकता है या फिर तापमान घट सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पीकर के अंदर हमने पहले पानी डाल दिया, इस पानी का जब हमने टेम्परेचर नोट किया तो फॉर एग्जाम्पल इसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका भी टेम्परेचर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने इसके अंदर एक पदार्थ डाला तो इसका टेम्परेचर 20 डिग्री से घट गया, यानी कि इसका टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमने इस बीकर के अंदर किसी पदार्थ को डाला तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, यानी कि इन दिस केस टेम्परेचर जो 20 डिग्री था पहले वो अब 10 डिग्री हो गया। और इन सेकंड केस जो पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड पानी था अब इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। यानी कि दोनों केसेस के अंदर एक में तो टेम्परेचर घट रहा है और सेकंड केस के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये हम डिस्कस करेंगे इस आधार पे कि यहां पर जो है वो ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है। इसके अंदर हमने डाला था KNO3 और इसके अंदर हमने डाला था सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर हमने डाला KNO3 और इसमें हमने डाला NaOH। जब जल के अंदर KNO3 डाला जाता है तो उसका टेम्परेचर घट गया, और जब हमने जल के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो उसका टेम्परेचर हाई हो गया। तो हुआ क्या, यहां पे ऑल ओवर यहां पे तापमान में परिवर्तन हुआ, ऊष्मा में परिवर्तन हुआ। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के तीसरे गुणधर्म के अंदर हमने पढ़ा ऊष्मा में परिवर्तन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 4 नंबर पे अवक्षेपण। अवक्षेपण भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रियाओं का ही गुणधर्म है। जैसे कि यहां पर हमने टब में पानी लिया और पानी के अंदर हमने कपड़े डाल दिए और कपड़ों पे हमने साबुन लगा दिया, और जब ये पानी खारा होता है, इन केस जब पानी क्या होता है, खारा होता है, तो जो साबुन हमने यूज में लिया था वो साबुन वहां पे जम जाता है, वो अवक्षेपित हो जाता है। तो साबुन का जमना या साबुन का अवक्षेपण ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का गुणधर्म है। तो टोटल हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणधर्म में 4 प्रकार के गुणधर्म पढ़े। पहला गैस का उत्पन्न होना, यहां पे हमने पढ़ा हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न होना। सेकंड हमने पढ़ा रंग में परिवर्तन हुआ, तो सेब को काटा तो उसका रंग भूरा हो गया, ये रंग में परिवर्तन होना। थर्ड हमने पढ़ा ऊष्मा में परिवर्तन, यहां पे जब पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री था हमने KNO3 डाला तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। यहां पे पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, हमने NaOH डाला तो पानी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ये ऊष्मा में परिवर्तन है। और लास्ट हमने अवक्षेपण देखा। अवक्षेपण जब पानी के अंदर हमने खारे पानी के अंदर जब हमने साबुन मिलाया कपड़ों के साथ में तो वो साबुन जम गया, यानी कि अवक्षेपण हो गया। तो 4 प्रकार के गुणधर्म रासायनिक अभिक्रियाओं के होते हैं।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। बात करें हम रासायनिक अभिक्रियाओं की तो कई प्रकार की होती हैं। अपनी पुस्तक के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया दी गई है हम उसी को पढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर हम जो भी रासायनिक अभिक्रिया दी गई उसको लिख लेते हैं। सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया होगी संयोजन अभिक्रिया। इसी को हम संयुग्मन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसी को हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरे नंबर पे वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम अपघटनीय अभिक्रिया भी कह सकते हैं। नंबर 3 पे है विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। पांच नंबर पे अपचयन अभिक्रिया। छह नंबर पे इन दोनों को मिलाकर एक अभिक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसी का एक अलग नाम है जिसे हम कह सकते हैं अपोपचय अभिक्रिया। इसी को हम कह सकते हैं अपोपचय अभिक्रिया। 7 नंबर पे हम बात करेंगे तो एक अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद हम 8 नंबर पे बात करेंगे तो आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और 9 नंबर पे हम बात करें तो आती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो कुल मिलाकर हमारे पास यहां पर 9 प्रकार की रिएक्शंस हैं और इसको हम प्रत्येक को क्रम से अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहली जो रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास में है वो है संयोजन अभिक्रिया। वो हमारे पास में है संयोजन अभिक्रिया। जब हम संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा सा रासायनिक अभिक्रिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से घटित होती है उसको देखिएगा। हमारे पास में कोई अभिकारक होते हैं। अभिकारक जब 2 या 2 से अभिकारक जुड़ते हैं तो उत्पाद बनता है। यहां पर अभिकारक जुड़ेंगे तो उत्पाद बनेगा। अब देखें, ये हमने तीर का चिन्ह लगाया है। तीर के चिन्ह के जो बाईं तरफ रखे जाते हैं वो हमेशा अभिकारकों को रखे जाते हैं और तीर के चिन्ह के जो दाईं तरफ रखे जाते हैं वो हमेशा उत्पाद रखे जाते हैं। तो इस चीज को सबसे पहले आप अपने माइंड में सेट करिए कि तीर के बाईं तरफ अभिकारक रखते हैं, तीर के दाईं तरफ उत्पाद रखते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया के अंदर हम सबसे पहले इसी मेथड को काम में लेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारकों को आपस में जोड़ा जाता है तो एकल उत्पाद का निर्माण होता है। यहां से मैं लिख देता हूं कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोजित होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। 2 या 2 से अधिक अभिकारक यानी कि यहां पर अपन ने ले लिया एक कार्बन और इस कार्बन के साथ में हमने रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन की। जब कार्बन के साथ में हमने ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई तो एकल उत्पाद बनेगा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जब हमने कोयले को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब ध्यान से देखें, यहां पर 2 उत्पाद है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। यहां पर उत्पाद अभिकारक कितने थे? 2 थे। एक ये अभिकारक हो गया, दूसरा ये अभिकारक हो गया। ये दोनों अभिकारक मिले। यहां पे मैंने क्या लिखा? 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोजित होकर, ये यहां पे संयोजित हो रही है 2 अभिकारक।
दो अभिकारक यहां पर संयोजित होकर एकल उत्पाद बना रहे, यानी कि यहां पर ये एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे इस प्रकार से। तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या कह देंगे? संयोजन अभिक्रिया कह देंगे। बिल्कुल आसान प्रकार से यहां से आपको समझ में आ चुका होगा। दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब है कि बंध टूटेगा। बंध टूटेगा मतलब एक अभिकारक होगा, वो दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करेगा। जैसे कि हमारे पास एक यहां पर अभिकारक है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास में एक अभिकारक है। इस अभिकारक को हमने क्या किया? गर्म किया। जब इस अभिकारक को हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट दो उत्पादों के अंदर टूट जाता है। एक टूटेगा ये कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और दूसरा टूटेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने गर्म किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूट गया। तो यही अभिक्रिया यहां से मैं दोहरा रहा हूं कि जब एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, अगर आप कहो तो मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वापस से ध्यान से देख लें एक बार कि यहां पर ये एकल अभिकारक था, ये एकल अभिकारक टूट गया। कैसे टूटा? जब हमने इसको गर्म किया। जब हमने इसको गर्म किया तो ये एकल अभिकारक टूटेगा। कितने उत्पादों में टूटा? दो उत्पादों में टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो जब इस प्रकार की परिघटनाएं होती हैं, इस प्रकार की रिएक्शंस होती हैं, तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शंस अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहां पर एक और एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, यहां पर कि यहां पर तो हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है। इधर से देखें, ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। तो यहां पर जो हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने क्या डाला? इसके अंदर हमने डाला कैल्शियम कार्बोनेट और इसको हमने कर दिया गर्म। इसको हमने क्या कर दिया? गर्म कर दिया। और जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसके बाहर क्या निकल जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, जो इस प्रकार से आपके सामने है। ये कैल्शियम कार्बोनेट था, गर्म किया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। अब यहां पर हमारे पास एक और परख नली है और इस परख नली के अंदर हमने चूने का पानी लिया है। ध्यान से सुने, चूने का पानी, यहां पर हमने लिया चूने का पानी। और जब चूने के इस पानी के अंदर इस गैस को प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी जो है वो क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। और जब कभी भी चूने का पानी दूधिया होगा, इसका मतलब वो गैस कौन सी होगी? तो वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी। चूने का पानी दूधिया हो रहा है, इसलिए हमने पहचान कर ली कि गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको जब हमने गर्म किया तो हमारे पास जो गैस बनी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। तो आसानी से आपने ये दूसरी रिएक्शन भी समझ ली। अब हम तीसरी रिएक्शन पढ़ेंगे जो हमारी रहेगी विस्थापन अभिक्रिया। ये है विस्थापन अभिक्रिया। इसको हम समझते हैं अब कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। मैं कुछ छोटा सा क्रम लिख रहा हूं जिसको आप एक बार देख लें कि यहां पर मैंने लिखा AU, यहां पर मैंने लिखा AG, यहां पर मैंने लिखा CU, यहां पर मैंने लिखा H, यहां पर मैंने लिखा FE,
यहां पर मैंने लिखा जिंक, यहां पे मैंने लिखा Na। ये एक श्रेणी आप याद कर लें, छोटी सी श्रेणी है, बस आपके काम की है। ये जो है नीचे से ऊपर बढ़ेंगे तो यहां पर क्रियाशीलता भी बढ़ रही है, जैसे कि सोना, चांदी, कॉपर, हाइड्रोजन, फेरस, जिंक और सोडियम। इसकी क्रियाशीलता सबसे कम है, सोने की क्रियाशीलता सबसे कम है और सोडियम की क्रियाशीलता सबसे अधिक है। नॉर्मली जो हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते वो आते कॉपर से जुड़े हुए, फेरस से जुड़े हुए और जिंक से जुड़े हुए। कॉपर से जुड़े हुए, फेरस से जुड़े हुए और जिंक से जुड़े हुए प्रश्न हमेशा परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपको मेन फोकस इन तीनों पर रखना है कि कॉपर कम क्रियाशील होता है, कॉपर से ज्यादा फेरस क्रियाशील होता है और फेरस से ज्यादा जिंक क्रियाशील होता है। तो इतनी चीज आप जरूर याद रख लें, क्योंकि ये वाली चीज, ये वाली सारणी ही आधार बनता है इस टाइप की क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर। तो विस्थापन अभिक्रिया के अंदर मैं केवल एक लाइन के अंदर आपको मैटर समझाऊंगा कि इसके अंदर अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो होता है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को, कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। समझे कैसे? यहां पर मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, रिएक्शन के साथ आप समझने का प्रयास करना। ये हमने लिखा यहां पे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट लिखा और इसके साथ में हमने रिएक्शन करवाई Fe की, फेरस की। ये कॉपर सल्फेट है, ये फेरस है। इसकी जब हमने रिएक्शन कराई तो बना फेरस सल्फेट FeSO4 और इसके साथ में बना कॉपर। यहां पर आप दोनों चीजों फोकस करिए, कॉपर को देखिए और Fe को देखिए सारणी के अंदर। कॉपर यहां पे आ रहा है, Fe यहां पे आ रहा है, यानी कि इन दोनों में ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? Fe है। कम अभिक्रियाशील कौन है? कॉपर है। कॉपर 2 नंबर पे आ रहा है, Fe 1 नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये Fe ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए इस कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा। यहां पर यही चीज तो हमने पढ़ी है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा? फेरस। कम अभिक्रियाशील तत्व को, कम अभिक्रियाशील कौन सा? कॉपर विस्थापित कर देता है। तो यहां पर Fe ने इसको हटा दिया, अलग कर दिया और उसकी जगह इसके साथ जुड़ गया और FeSO4 बना दिया। अधिक अभिक्रियाशील तत्व फेरस ने कम अभिक्रियाशील तत्व कॉपर को विस्थापित कर दिया और क्या बना दिया? फेरस सल्फेट बना दिया। यही तो है विस्थापन अभिक्रिया। ये रिएक्शन 2 टाइप से पूछी जाती है, एक प्रकार और है इसका, ऐसे भी पूछी जा सकती है। CuSO4 प्लस Zn इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। यहां पर आप देख सकते हो कि ये Zn जो है ये कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए ज्यादा अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील को यहां से विस्थापित कर देगा, विस्थापित कर दिया, यहां पे आ गया और बन गया क्या? जिंक सल्फेट बन गया। तो इस प्रकार की रिएक्शन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम चलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर। ये हमारी 4 नंबर पे है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को भी मैं 1-2 लाइन के अंदर समेटना चाहूंगा, क्योंकि जितना हम बेसिक से समझेंगे या हम जितना कॉन्सेप्चुअल समझेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं हमेशा कॉन्सेप्चुअल समझाने का प्रयास करता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का यहां से मतलब हुआ ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से यहां पर ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कैसे? देखें, यहां पर अपने पास एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा तो CO2 बना। यानी कि यहां पे आपको बेस क्या मानना है? किसी भी पदार्थ को मानना है, किसी भी पदार्थ को मानना है कि पदार्थ के साथ में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, और पदार्थ से अगर हाइड्रोजन निकल रही है
अगर पदार्थ से हाइड्रोजन निकल रही है तो भी कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसमें ये पदार्थ है, ये कोयला पदार्थ है, ये कार्बन क्या है? पदार्थ है। और इस कार्बन के साथ में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है, ऑक्सीजन का जोड़ हो रहा है। और जब कभी भी ऑक्सीजन का जोड़ होता है तो हम कहते हैं कि यहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो यहां पर इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीकरण हो रहा है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीकरण हो रहा है। इस प्रकार से एक और चीज समझें, ये हमारे पास एक रिएक्शन है CH4, इसका नाम होता है मेथेन। इसको हमने गर्म किया, कितना गर्म किया? 600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया। तो यहां पर एक बन गई कार्बन और एक बन गया हाइड्रोजन, यहां पे एक बन गया हाइड्रोजन। बहुत शानदार उदाहरण है। देखो यहां पर ये क्या पदार्थ था? पदार्थ का नाम मेथेन। पदार्थ का नाम क्या है? मेथेन। इस मेथेन को हमने कितना टेम्परेचर दिया? 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया। इतना टेम्परेचर दिया तो हाइड्रोजन क्या हो गई भाई? अलग हो गई, पृथक हो गई, हाइड्रोजन निकल गई। और जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो हम कहते हैं कि वो रिएक्शन कैसी रिएक्शन होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तो यहां पे इस मेथेन का ऑक्सीकरण हो रहा है, किसके अंदर? कार्बन के अंदर। मेथेन का ऑक्सीकरण किसके अंदर हो रहा है? इस कार्बन के अंदर। आपको ऑक्सीकरण रिएक्शन अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम चलेंगे अपचयन अभिक्रिया पर। ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के साथ में हाइड्रोजन का जोड़ हो तथा ऑक्सीजन का निष्कासन हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का जोड़ हो, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। पदार्थ के साथ में अगर ऑक्सीजन निकल रही है, पदार्थ से अगर ऑक्सीजन निकल रही है तो हम कहेंगे कि अपचयन अभिक्रिया हो रही। उदाहरण से समझने का प्रयास करें कि यहां पर ये अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने तोड़ दिया कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर, तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई? तो ये सीधी सी बात अपचयन अभिक्रिया हो गई। क्यों हुई? क्योंकि यहां पर इससे ऑक्सीजन अलग हो रहा है भाई। इस कार्बन डाइऑक्साइड से ये ऑक्सीजन टूट रही है, अलग हो रही है। और जब कभी भी ऑक्सीजन अलग होती है, टूटती है पदार्थ से, तो हम कहेंगे कि अपचयन अभिक्रिया होती है। तो यहां पर इस कार्बन डाइऑक्साइड से ये ऑक्सीजन अलग हो रही है, इसलिए हम कहेंगे कि अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया है। और यहां पर जब हम कहेंगे कि कार्बन के साथ में इस हाइड्रोजन का जोड़ हो रहा है, और जब कभी भी कार्बन के साथ में हाइड्रोजन का जोड़ होता है, हाइड्रोजन का जोड़ होता है कार्बन के साथ में किसी भी पदार्थ के साथ में, तो भी हम कहते हैं कि अभिक्रिया कैसी है? अपचयन अभिक्रिया है। तो यहां पे इस कार्बन का इस CH4 के अंदर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो अच्छे से आपको ऑक्सीकरण और अपचयन समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया की। इस रेडॉक्स अभिक्रिया को अपोपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स का मतलब क्या हुआ? रेडॉक्स का मतलब यह हुआ कि जब भी कभी कोई अभिक्रिया घटित होती है तो उसके अंदर ऑक्सीकरण या अपचयन अकेले कभी नहीं होते। ऑक्सीकरण का अर्थ है ऑक्सीडेशन और अपचयन का अर्थ है रिडक्शन। यानी कि जब कभी भी अभिक्रिया होगी तो ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन और अपचयन यानी कि रिडक्शन कभी भी अलग अलग नहीं होते, कभी भी अलग अलग नहीं होते, ये हमेशा साथ में चलते हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी को हम कहते हैं अपोपचय अभिक्रिया। वापस से सुन लीजिए, वह रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, देन हम कहेंगे कि वो रिएक्शन रेडॉक्स टाइप की है, अपोपचय टाइप की है। एक उदाहरण के द्वारा हम इस अभिक्रिया को समझेंगे कि यहां पर अपने पास है CuO, कॉपर ऑक्साइड अपने पास है। इस कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हम करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ में।
ये कॉपर ऑक्साइड कैसे बना? अगर आपके दिमाग में सवाल आता है तो कुछ नहीं करना है, कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। सिंपल। कॉपर बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया कॉपर को जलाने से। यानी कि ये क्या है? ये लगभग राख के समान ही है, राख के समान एक यौगिक है जिसके अंदर हमने हाइड्रोजन प्रवाहित करी तो यहां से बन गया Cu, अलग हो गया, Cu अलग हो गया और यहां पर बन गया H2O। ये रिएक्शन होगी यहां पे। जब कॉपर ऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन की अभिक्रिया हुई तो कॉपर अलग हो गया और जल का निर्माण हो गया। अब इस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। कैसे? देखिए इधर, ये क्या है? ये कॉपर ऑक्साइड है, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ था? ऑक्सीजन जुड़ा होता, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इस कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यहां पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि यहां पर ऑक्सीजन निकल चुका है। और मैंने आपको समझाया था कि जब कभी भी ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन आउट होता है, ऑक्सीजन माइनस होता है, तो हम कहेंगे कि अपचयन हो रहा है। तो यहां पर CuO से O निकल रहा है, ये O निकल रहा है, O पृथक हो रहा है, Cu बन रहा है। इसका मतलब हुआ कि यहां पर तो ये हो रहा है अपचयन। और मैंने क्या कहा था? जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है। तो यहां पर ये H2 है, इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यहां पे ये जुड़ गया, इसका मतलब है हाइड्रोजन का H2O के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। सिंपल सी चीज है भाई। ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है, निकल रहा है, अपचयन है। हाइड्रोजन जुड़ रहा है, अपचयन है। हाइड्रोजन नहीं जुड़ रहा है, निकल रहा है, ऑक्सीकरण। बिल्कुल आसान सी परिभाषाएं होती है, आराम से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर। जब अम्ल किसी क्षार के साथ में अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, जल बनाता है तथा उसके साथ में ऊष्मा निकलती है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल किसी क्षार के साथ में रिएक्शन करता है तो लवण बनाता है, जल बनाता है और उसके साथ में ऊष्मा का परित्याग होता है। इस प्रकार की रिएक्शंस को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया यहां पे हुई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। ये अम्ल है, ये क्षार है, इन दोनों की रिएक्शन हुई तो एक बन गया लवण, नमक NaCl, जल यहां पे बन गया और साथ में निकल गई ऊष्मा। तो ये एक प्रकार की उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ये HCl हो गया, ये NaOH हो गया, ये अम्ल है, ये क्षार है, अभिक्रिया करी, ये लवण बन गया। ये लवण अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे हमने अम्ल और क्षार काम में लिए हैं वैसे के वैसे लवण बनेंगे। और जल ये तो फिक्स रहेगा इसके अंदर और ऊष्मा हमेशा निकलेगी जब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। तो ये तो थी हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारी रहेगी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। ये हमारे पास एक बीकर है, ये हमारे पास दूसरा बीकर है। इन दोनों बीकर के अंदर हमने पानी भरा, इन दोनों बीकर्स के अंदर हमने पानी भरा और हमने इसका टेम्परेचर नोट किया। इसका हमने क्या नोट किया? टेम्परेचर नोट किया। ये मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन इसका थोड़ा सा विस्तार रूप समझाऊंगा। इसका हमने टेम्परेचर नोट किया तो दोनों पानी का टेम्परेचर कितना आ रहा है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। इसका भी तापमान पहले कितना आ रहा है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका भी टेम्परेचर कितना आ रहा है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इन फर्स्ट केस जब हमने पहले मापा, जब हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला, जब हमने इस बीकर के अंदर कुछ भी नहीं डाला, तब इस जो पानी का टेम्परेचर था वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब हम इसके अंदर कुछ रसायन डालते हैं, जैसे कि इसके अंदर हम रसायन डालते हैं KNO3 और इसके अंदर हम रसायन डालते हैं NaOH। अब ध्यान से देखें, इसके अंदर हमने कौन सा रसायन डाला? KNO3। इसके अंदर हमने कौन सा रसायन डाला? NaOH। जब KNO3 को इस जल के अंदर डाला जाता है तो जल का टेम्परेचर सेकंड केस के अंदर घट जाएगा, यानी कि जो टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था KNO3 डालने के कारण
टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहां पर जो ये टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो ही NaOH डाला तो उसका टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि तापमान बढ़ गया। यहां पे तो तापमान घट रहा है, लेकिन यहां पे तापमान बढ़ रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाएं, सीधा सीधा समझो, ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यहां पर ऊष्मा का उत्सर्जन ही तो हो रहा है। कितना उत्सर्जन हो रहा है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड का उत्सर्जन हो रहा है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है और यहां पे तो ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। और जब ऊष्मा का एब्जॉर्ब हो, जब ऊष्मा का अवशोषण हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये कंप्लीट लेक्चर हो गया हमारा यूनिट 4 रासायनिक अभिक्रियाएं या केमिकल रिएक्शंस। अगर आपको ये यूनिट पसंद आ चुका है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, इसको अपने अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर दें। आपको इस प्रकार के हर यूनिट के लेक्चर एक वीडियो के अंदर परिपूर्ण मिलेंगे, हर बार मिलते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, अच्छे तरीके से जुड़ जाएं, नोट्स बनाना सीख लें। आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।